हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। आज हम लोग जो प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, पौधों में पोषण पढ़ रहे थे, उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसमें बताया गया था इससे पहले की क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बताते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है उसका स्थान पढ़ें। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो बताया गया था प्रकाश संश्लेषण का दो जगह स्थान होता है। एक पत्तियों की संरचना उसके लिए सीखे थे, और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं हरित लवक की संरचना सीखने वाले हैं। पत्ती की संरचना अच्छे से पिछले क्लास में बताया गया है, आज बताया जाएगा हरित लवक का संरचना। उसके बाद सीखना है हम लोग को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद सीखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, पिछली क्लास में सब बताया गया है। उसके बाद हम लोग को सीखना है प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। उसके बाद हम लोग को सीखना है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट पार्ट का सेकंड संरचना के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड संरचना क्या था, हरित लवक का संरचना। सबसे पहले कौन सी संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना को डिटेल में बता दिया गया था। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पत्ती की संरचना क्या होता है। तो बताया गया था पत्ती की इस प्रकार का पत्ती होता है। इसके सबसे बाहरी दोनों ओर के सिरा जो होता है, इस सबसे बाहरी दोनों ओर का जो सिरा होता है, इसका नाम क्या था। इसका नाम आप सबको बताया गया था, इसका नाम होता है क्यूटिकल। क्या नाम होता है इसका, क्यूटिकल। क्यूटिकल पिछली क्लास का रिवाइज करवा दे रहे हैं थोड़ा सा। क्यूटिकल और इसके नीचे एक लेयर पाया जाता है, एक अस्तर पाया जाता है। इस अस्तर को हम लोग बोले थे बाह्य त्वचा। इस अस्तर को बोला जाता है बाह्य त्वचा। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम बाह्य त्वचा था। ऊपर की तरफ है तो ऊपरी बाह्य त्वचा बोलते हैं इसको, नीचे की तरफ है तो इसको निचली बाह्य त्वचा बोलते हैं। क्लियर है सबको। उसके बाद बताया था कि बाह्य त्वचा के बीच की कोशिकाएं जो है से आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं। बाह्य त्वचा के बीच की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जाल बनाती है, कोशिकाओं का जाल बनाती है। तो कैसा जाल बनाती है, एक स्तंभ जैसा खड़ा जाल बनाती है। ऊपर भी और नीचे भी सेम प्रोसेस होता है। ऊपर भी स्तंभ जैसा खड़ा जाल बनता है और नीचे भी कोशिकाओं का जाल बनता है। तो इन कोशिकाओं को जाल को हम लोग क्या नाम दिए थे, इसका नाम था खंभा जैसा है तो स्तंभ, स्तंभाकार मृदु उत्तक या स्तंभ मृदु उत्तक कहते हैं इसको, मृदु उत्तक। या इसी का एक और नाम होता है पॉलीसेड। पॉलीसेड इंग्लिश होता है इसका पॉलीसेड पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इसी का नाम होता है। उसके बाद बताए थे कुछ कोशिकाएं जो है स्पंज की तरह बन जाती है, गोलाकार। कुछ कोशिकाएं कैसा बनती है, स्पंज, स्पंज की तरह गोलाकार बन जाती है। इसका हम लोग नाम बोले थे स्पंजी पैरेनकाइमा या स्पंजी मृदु ऊतक। स्पंजी मृदु ऊतक। उसके बाद बताया गया था इसके कोशिकाओं, जब कोशिकाओं का जाल बनता है तो उसके बीच में कुछ खाली जगह होते हैं। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोले थे, क्या नाम था इसका बताइए, आप सबको याद होगा। इस खाली जगह का नाम था वायु प्रकोष्ठ। वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ इस जगह का नाम था। एंड उसके बाद बताया गया था इनकी कोशिकाओं में, कोशिकाओं का एक बंडल होता है। बंडल बोले तो ढेर सारे कोशिकाएं का एक साथ गुच्छा होता है, जिसके अंतर्गत दो चीज रहते हैं। एक का नाम क्या था, तो एक का नाम था जाइलम और एक का नाम क्या था, एक जाइलम और एक कोशिका का नाम क्या था, तो एक कोशिका का नाम था फ्लोएम। ये जो व्हाइट से लिखा गया है ये होता है जाइलम। जाइलम या इसी का एक और नाम होता है दारू। इस बात को याद रखिएगा, जाइलम को दारू बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं। वो दारू पीने वाला दारू नहीं है, यहाँ पर दूसरा दारू है, ठीक है। ये पत्ती के संरचना के अंदर होता है। जो जाइलम है उसी का नाम होता है दारू। और एक फ्लोएम की कोशिका होती है। ये फ्लोएम की कोशिका इस पत्ती की संरचना के अंदर पाई जाती है, फ्लोएम की कोशिका। और फ्लोएम की कोशिका को बोला जाता है, एक और नाम होता है बास्ट। तो जाइलम का एक और नाम क्या हो गया, दारू। और फ्लोएम की कोशिका का एक और नाम क्या हो गया, बास्ट हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं। एक कौन सी संरचना था, तो पत्ते की संरचना, जिसको हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में पढ़ चुके थे पत्ते की संरचना। आइए आज हम लोग अभी हरित लवक की संरचना के बारे में जानते हैं, क्या होता है हरित लवक का संरचना। पत्ते की संरचना क्लियर है सबको। आइए अब हरित लवक की संरचना के बारे में जानते हैं क्या होता है।
हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी वापस क्लोरोप्लास्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आइए अब हरित लवक की संरचना के बारे में जानते हैं, क्या होता है हरित लवक की संरचना। क्लियर है सबको? हरित लवक जो होता है सबसे पहले कैसा आकार का दिखता है, तो ये उच्च वर्गीय पौधों में या तो गोलाकार हो सकता है या तो अंडाकार हो सकता है। दो आकार में हरित लवक हम लोग को देखने को मिलता है, गोलाकार या अंडाकार। तो कोई पूछेगा हरित लवक की संरचना कैसा होता है, हरित लवक किस तरह का दिखता है, तो हरित लवक की जो संरचना होता है वो गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आकृति कितना होता है, कितना लंबाई का होता है हरित लवक एक उच्च वर्गीय पौधे में। तो इसकी आकृति तो हम लोग समझ लिए गोलाकार और अंडाकार होता है, इसकी लंबाई कितना होता है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है 3 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। माइक्रोमीटर क्या है, तो 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 1 बटा में 10,000। कहने का मतलब है 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो हरित लवक की लंबाई कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो मैथ में आप सभी लोग सीखे होंगे, जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 10 से इसको सॉरी 10 टू द पावर -4 है, बटा में आ जाएगा, तो 10 पे 4 सॉरी 1 पे 4 को 0 हो जाएगा, तो 0.0003 से लेकर के 0.001 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हरित लवक को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से नजर आता है, ऐसा नजर नहीं आएगा हरित लवक। ऐसा थोड़ी पत्ती लेते हैं उसमें देख लेते हैं कि पत्ती में हरित लवक है, यहाँ पास है, ऐसा नजर नहीं आता है, बहुत छोटा होता है, 0.0003 मीटर, 0.01 मीटर, सॉरी मीटर होगा यहाँ पास, माइक्रोमीटर नहीं होगा, मीटर। इतना एब्जॉर्ब करना हम लोग को खुली आंखों से देख पाना इतना संभव नहीं है, इसलिए इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, हरित लवक की संरचना कैसा होता है उच्च वर्गीय पौधों में, या तो गोलाकार होता है या तो अंडाकार होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 3 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो इक्वल टू 1 बटा में 1 के पे को 0 हो जाएगा, 4 को 0, कहने का मतलब 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर -4। और जब इसको कन्वर्ट किया गया है तो इसकी लंबाई इतना के बराबर आया है जो बोर्ड पे लिखा गया है। इसे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, जब हम पत्ती की संरचना पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि हरित लवक किस कोशिकाओं में भंडार की तरह उपस्थित होता है, मतलब हरित लवक का वो भंडार होता है। कौन सा ऐसा कोशिका है जो हरित लवक का भंडार होता है, पिछली क्लास में बताए थे, आप सभी लोग मन में सोच सकते हैं। तो बताया गया था हरित लवक का जो भंडार की कोशिका होता है उसे बोलते हैं मेसोफिल की कोशिका। कौन सी कोशिका बोला जाता है, मेसोफिल की कोशिका। तो कोई पूछेगा हरित लवक में कहाँ पाए जाते हैं, हरित लवक किस कोशिकाओं में पाई जाती है, किस कोशिका में उपस्थित रहता है हरित लवक, तो याद रखिएगा हरित लवक जो है मेसोफिल की कोशिकाओं में भंडार के रूप में पाए जाते हैं। मेसोफिल की कोशिका में हरित लवक पूरा भंडार की तरह एकदम भरा हुआ रहता है मेसोफिल की कोशिका में। मेसोफिल की कोशिका से कौन सा उत्तक मिलके बनता है आपस में, याद करिए पिछले क्लासों में बताए थे, 2 प्रकार के उत्तक बनते हैं, एक का नाम था स्पंजे और एक का नाम था स्तंभाकार पैरेन्काइमा। स्तंभाकार पैरेन्काइमा। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये जो मेसोफिल की कोशिका है वो किस प्रकार कोशिका आपस में मिलेगा तो किस प्रकार का उत्तक बनाएगा, तो स्पंजी या स्तंभाकार मृदु उत्तक बनाएगा। ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हरित लवक की संरचना, हरित लवक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ऑलरेडी बोल के समझाते हैं क्या होता है। क्लियर है सबको? हरित लवक जो होता है वो कैसा होता है, उसका संरचना सबसे पहले तो गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट, हरित लवक की लंबाई कितना होता है, 3 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। हरित लवक जो है से कौन से कोशिकाओं का भंडार होता है हरित लवक के अंदर, तो मेसोफिल की कोशिकाओं का भंडार होता है हरित लवक के अंदर।
और इसे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। मेसोफिल की कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार के उत्तक बनाते हैं? तो स्पंजी या स्तंभाकार पैरेन्काइमा का निर्माण करता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके हरित लवक की संरचना के बारे में। ये तो हरित लवक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग आइए चलते हैं हरित लवक की संरचना को बारे में जानते हैं। ये देखिए ऐसा पर होता है हरित लवक का संरचना। इसको दिखाने से पहले हम आपको खुद से हरित लवक का फिगर बना करके समझाते हैं क्या होता है हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना एक चीज और उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो हरित लवक होता है ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली कोशिकांग। कहने का मतलब इसके चारों ओर एक झिल्ली पाया जाएगा कि दो झिल्ली पाया जाएगा? इसके चारों ओर दो झिल्ली पाई जाती है। ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। डायरेक्ट वन डे एग्जाम में सवाल आ जाता है, कोई सवाल दे देगा, ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा निम्न में से कौन दोहरी झिल्ली कोशिकांग है? तो याद रखिएगा एक हरित लवक भी होता है जिसके चारों ओर दो झिल्ली पाई जाती है। ऐसा बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, हरित लवक के संरचना के बारे में। क्या होता है हरित लवक की संरचना? तो सबसे पहले बताएं कैसा कोशिकांग होता है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। कहने का मतलब है इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली कहने का मतलब है एक झिल्ली नहीं रहता है इसके चारों ओर, बल्कि इसके चारों ओर कितनी झिल्ली रहती है? तो इसके चारों ओर दो झिल्ली पाई जाती है। ऐसे ऐसा एक झिल्ली को बोलते हैं हम लोग, इस सबसे बाहर वाला झिल्ली है तो इसका नाम हो जाएगा बाह्य झिल्ली। सबसे बाहर है तो इसका नाम हो गया बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। और जो अंदर वाला झिल्ली है इसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, झिल्ली। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसी को कहा जाता है दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग हरित लवक की संरचना में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आ जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। क्लियर है सबको? दोहरी झिल्ली कितने प्रकार के होंगे? दो, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली कहलाता है। अब हम लोग आइए समझते हैं हरित लवक के अंदर ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रहा है आप सबको, ये जो खाली जगह दिख रहा है हरित लवक के अंदर, ये खाली जगह में एक तरल पदार्थ उपस्थित रहता है। हरित लवक के अंदर इस खाली जगह में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरल पदार्थ का नाम होता है स्ट्रोमा। इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। क्लियर है सबको? इस हरित लवक के चारों ओर झिल्ली था जिसको हम लोग दोहरी झिल्ली नाम दिए। और दूसरा पार्ट क्या आ गया इसमें? हरित लवक की संरचना में दूसरा भाग क्या आ गया? तो दूसरा भाग जो आ गया स्ट्रोमा आ गया। एक एक करके सब का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है उसका नाम क्या है? स्टोमा नाम है। इस स्टोमा में कई सारे सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना पाई जाती है। ऐसे सिक्कों की तरह सजी हुई, ऐसा सिक्का, जैसे एक सिक्का के ऊपर दूसरे सिक्का को रखते हैं तो एक संरचना तैयार करता है, ठीक उसी तरह से इस हरित लवक के अंदर सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना होती है, जिस संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्राना। इस संरचना का नाम क्या होता है? इस संरचना का नाम होता है ग्राना। इसका नाम होता है ग्राना। तो सारे सिक्कों की तरह संरचना जो नजर आ रहा है सबको ग्राना बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो यहां से निकल गया, तीसरा फिगर, जिसका नाम क्या है? तीसरा फिगर का नाम, सॉरी, तीसरा टॉप चित्र फिगर में जो तीसरा पार्ट आया उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्राना। क्लियर है सबको? एक ग्राना को आपस में जोड़ने वाली एक झिल्ली पाई जाती है, एक चपटी झिल्ली होती है। एक ग्राना को आपस में जोड़ने वाली एक चपटी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःग्राना, अंतःग्राना। तो चौथा पार्ट क्या आ गया हमारे पास? अंतःग्राना, अंतःग्राना। इस सब का डिटेल पूरा अच्छा से सीखेंगे हम लोग क्या होता है ये सब। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अंतःग्राना तक नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग हरित लवक की संरचना को फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या होता है। हरित लवक के चारों ओर
हरित लवक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक सबसे बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली, उसके अंदर वाले झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और आंतरिक झिल्ली के अंदर जो खाली स्थान में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरल पदार्थ का नाम होता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना को बोला जाता है ग्राना। और दो ग्राना को आपस में जोड़ने वाली एक चपटी नली होती है, जिस नली को हम लोग बोलते हैं अंतःग्राना, या इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली, भी लिखा हुआ रहता है किताब में कहीं कहीं, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली या पटलिकाएं, स्ट्रोमा लैमेली या पटलिकाएं। ये सारा जो पार्ट होता है किसके अंदर होता है, हरित लवक के अंदर होता है। क्लियर है सबको हरित लवक की संरचना में यहाँ तक? आइए अब एक एक करके सबके बारे में हम जानते हैं। दोहरी झिल्ली क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ग्राना क्या होता है, और अंतःग्राना क्या होता है। अंतःग्राना का एक और नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली या पटलिकाएं। ये सब चीज क्या होते हैं, क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए इस संरचना के बाद ये जो ग्राना है, ये ग्राना, इसके चारों ओर ना, इस ग्राना के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली। इस ग्राना के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइट। थाइलाक्वाइट्स, थाइलाक्वाइट झिल्ली कहा जाता है, या थाइलाक्वाइट भी लिखा हुआ रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थाइलाक्वाइट झिल्ली, क्लियर है सबको? इस ग्राना के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, थाइलाक्वाइट झिल्ली। तो डी ई पॉइंट में क्या हम लोग को निकल के आ गया हरित लवक की संरचना में, थाइलाक्वाइट झिल्ली, थाइलाक्वाइट झिल्ली, झिल्ली। और इस थाइलाक्वाइट झिल्ली के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं, उजला उजला, मतलब इसके उजला नहीं, मतलब व्हाइट से हम दिखा दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कण रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। इस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। तो एफ पॉइंट जो हम लोग को निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। या इस क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित। या इसका एक और नाम होता है प्रकाश संश्लेषी रंगकण, प्रकाश संश्लेषी रंगकण, प्रकाश संश्लेषी रंगकण। ये होता है हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना में कितने पार्ट होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है दोहरी झिल्ली, दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा, ग्राना, अंतःग्राना, थाइलाक्वाइट झिल्ली और क्लोरोफिल होता है। ये हरित लवक की संरचना के अंदर इतने सारे पार्ट हैं। क्लियर है सबको? अब एक एक करके सारे पार्ट को हम लोग अच्छा से देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हरित लवक की संरचना सबको क्लियर है। आइए अब हम लोग एक एक पार्ट को देखते हैं कौन क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट निकल के आ जाएगा उसका नाम क्या होगा, सबसे पहला पार्ट बताया है आप सबको हरित लवक की संरचना के अंतर्गत, जिसका नाम है दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। क्या होता है दोहरी झिल्ली, हरित लवक के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक आवरण को, सुरक्षात्मक आवरण को या संरचनात्मक आवरण को, मतलब वो सुरक्षा प्रदान करेगा, संरचनात्मक नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षात्मक मतलब सुरक्षा करने वाला आवरण रहेगा, उस आवरण को हम लोग बोलते हैं दोहरी झिल्ली। क्लियर है सबको? किसके चारों ओर पाई जाने वाले, तो हरित लवक के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है, दोहरी झिल्ली कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक बाहर वाला को बाह्य और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, आंतरिक। तो इसी बात को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर दोहरी झिल्ली में। हरित लवक के चारों ओर, हरित लवक के चारों ओर, चारों ओर पाई जाने वाले, पाई जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है, हरित लवक के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है, दोहरी झिल्ली कहलाता है। देखिए हरित लवक के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण था कि नहीं था, ये देखिए हरित लवक के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण है। सुरक्षात्मक कहने का मतलब ये सुरक्षा करता है। और ये कितने, दो प्रकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली मतलब दो को रहेगा, एक बाहर से रहेगा और एक अंदर से रहेगा। क्लियर है सबको? दो पर सुरक्षात्मक आवरण, हरित लवक के चारों ओर पाई जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है,
दोहरी झिल्ली कहते हैं। ये कौन कौन झिल्ली से मिलके बने होते हैं? तो सबसे पहला बाह्य झिल्ली, और प्लस में कौन सी झिल्ली? आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। क्लियर है सबको? और ये क्या करता है? सबसे ऊपर वर्ड जोड़ दिए, ऊपर डिफिनेशन में जोड़ दिए, सुरक्षात्मक आवरण है। कहने का मतलब है हरित लवक को सुरक्षा करेगा। क्लियर है सबको? जब हरित लवक को सुरक्षा कर रहा है, हरित लवक को बचा दे रहा है, तो जो हरित लवक का काम होगा वो सही से करेगा कि खराब से करेगा? हरित लवक को कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, रक्षा करने वाला है, तो हरित लवक का जो कार्य है वो अपना काम सही से करेगा। तो हरित लवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करने के लिए जो माध्यम प्रदान कर देता है वो कौन कर देता है? दोहरी झिल्ली कर देता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए माध्यम तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए माध्यम तैयार करता है, माध्यम तैयार करता है। माध्यम तैयार करता है किसके लिए? किस कार्य के लिए? तो प्रकाश संश्लेषण कार्य के लिए माध्यम को तैयार किया, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में सही से हो। क्लियर है सबको यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्या हो गया? दोहरी झिल्ली। एंड दूसरा पार्ट जो था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्टोमा। स्टोमा, स्टोमा। आइए जानते हैं स्टोमा क्या होता है। अभी तो बताएं स्टोमा। देखिए, हरित लवक में पाई जाने वाली, हरित लवक के खाली जगह में जो तरल युक्त पदार्थ पाया जाता है, उस तरल युक्त पदार्थ को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमा कहते हैं। ये जो तरल युक्त पदार्थ है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है हरित लवक के अंदर, इस लिक्विड को ही क्या कहा जाता है? इस लिक्विड को बोला जाता है स्टोमा। क्लियर है सबको? तो इसी बात को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्टोमा पे। हरित लवक के अंदर पाई जाने वाले, हरित लवक में पाई जाने वाली तरल पदार्थ, तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। हरित लवक में जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ रहता है, वो सारे लिक्विड पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्टोमा कहलाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टोमा में। ये स्टोमा जो है क्या करता है, समझिएगा। ये स्टोमा जो है सो यह अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में मदद करता है। इस बात को याद रखिएगा। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होता है? तो अप्रकाशीय प्रतिक्रिया जो है किस भाग में होता है? हरित लवक के किस भाग में होता है? अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के स्टोमा में होता है। हरित लवक के स्टोमा में कौन सी प्रतिक्रिया होता है? हरित लवक के स्टोमा में अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होता है। बोले तो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाओं में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे डार्क रिएक्शन क्या होता है। अब सिर्फ इतना याद रखिए कि स्टोमा में कौन सी प्रतिक्रिया होता है। तो स्टोमा में जो प्रतिक्रिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। क्लियर है सबको? यह स्टोमा पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है ग्राना। ग्राना, आइए समझते हैं ग्राना क्या होता है। हरित स्टोमा में सिक्कों की तरह सजी संरचना को, स्टोमा में सिक्कों की तरह सजी संरचना को स्टोमा में सिक्कों की तरह सजी संरचना को क्या कहा जाता है? ग्राना कहा जाता है। ये किसमें रहता है? तो स्टोमा के अंदर रहता है। ऐसे सिक्कों की तरह सजा हुआ संरचना रहता है ऐसे। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्राना। स्टोमा में जो सिक्कों की तरह संरचना सजा हुआ रहता है उस संरचना को हम लोग ग्राना कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये जो काम करता है, ग्राना जो कार्य करता है, यह प्रकाशीय प्रतिक्रिया में मदद करता है। यह प्रकाशीय प्रतिक्रिया में मदद करता है।
मदद करता है। कौन सी प्रतिक्रिया में मदद करता है? तो प्रकाशीय। क्या होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं में बताया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक प्रकाशीय और एक अप्रकाशीय। तो सबसे पहले अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ हो गया? स्टोमा के अंदर जो लिक्विड पार्ट था हरित लवक में। और प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ हो गया? तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया हो गया ग्राना के अंदर। इस सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना होती है स्टोमा के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राना। इसमें कौन सी प्रतिक्रिया होता है? प्रकाशीय। एक चीज को याद रखना है, क्या होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया? डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होता है? ग्राना में। और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होता है? तो स्टोमा के अंदर होता है। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ग्राना के समझने के बाद चौथा पॉइंट जो था, वहां पास ABCD नंबर लिखे होंगे, वहां पास 1 2 लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राना स्टोमा देखिए यहाँ पास इसमें बताया था सबसे पहले दोहरी झिल्ली, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए ए में। वहां पास नंबर पहला दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टोमा कंप्लीट कर लिए, ग्राना कंप्लीट कर लिए। अगला जो पार्ट है अंतःग्राना, स्टोमा लैमली, या इसी का एक और नाम होता है स्टोमा पटलिकाएं। तो चौथा पॉइंट जो है जिसका नाम है स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली या पटलिकाएं, पटलिकाएं, या इसी का एक और नाम होता है, इसे अंतःग्राना भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इसे अंतःग्राना भी, ग्राना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे अंतःग्राना भी कहा जाता है, इसी का नाम होता है अंतःग्राना। क्लियर है सबको? क्या होता है स्टोमा लैमली? आइए समझते हैं स्टोमा लैमली किसको बोलते हैं। दो ग्राना को जोड़ने वाली चपटी नालिका संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमा लैमली कहते हैं। जैसे कि एक ग्राना है, एक ग्राना है, ये दोनों को जो नालियां जोड़ेगा, जो नालियां आपस में जोड़ेगा, ये जो नली होगा, इस नली को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली। इस नली को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? दो ग्राना को या दो ग्रैनम लिखिए। अभी समझाते हैं ग्रैनम क्या होता है। दो ग्रैनम को जोड़ने वाले चपटी नली को चपटी नली को क्या कहते हैं? दो ग्राना को जोड़ने वाले चपटी नली को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है। क्लियर है सबको? इसका काम बस ये होता है, स्ट्रोमा लैमली दो ग्राना को आपस में जोड़ता है और इसे अंतःग्राना भी बोलते हैं। बस इतना पार्ट याद रखिएगा। अब ये आप ग्रैनम कहां से वर्ड लाए भैया? तो ग्रैनम वर्ड जो है कुछ नहीं है, ग्राना के समूह को ग्रैनम कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ग्राना के समूह को ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ग्राना के समूह कौन? ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट, इसको ग्राना बोला जाता है। ये जो एक पार्ट है दिख रहा है ना, इसमें एक सिक्का समझ लीजिए, एक सिक्का ग्राना है। और जब वो सिक्का ढेर सारा एक सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे चढ़ेगा तो सिक्का क्या कहलाएगा? ये जो पूरा संरचना कहलाएगा, ये जो पूरा संरचना कहलाता है, ये कहलाता है ग्रैनम। ग्रैनम। तो ग्रैनम क्या होता है समझ में आ गया? ग्राना के समूह को क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। और दो ग्रैनम को जोड़ने वाली आपस में जो चपटी नालिका होता है उसको स्ट्रोमा लैमली या पटलिकाएं कहा जाता है, या इसे अंतःग्राना भी कहते हैं। क्लियर है सबको? एक हरित लवक में, एक जो हरित लवक है, हरित लवक जो एक पूरा हरित लवक जो हम लोग सीख रहे हैं, उस हरित लवक में कम से कम 40 से 60 ग्रैनम पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक हरित लवक में पर लवक, हरित लवक लिख दे रहे हैं पर हरित लवक, एक हरित लवक में कितने ग्रैनम पाए जाते हैं? तो 40 से 60 ग्रैनम पाए जाते हैं एक हरित लवक में। इस बात को याद रखिएगा। और पेड़ पौधे में ढेर सारे बोले थे कि मीजोफिल की कोशिका के अंदर बंडलों में पाए जाते हैं। तो एक ग्राना में एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रैनम है, तो सोचिए कितना ग्रैनम हो सकता है एक हरित लवक के अंदर। क्लियर है सबको? स्ट्रोमा लैमली क्या होता है और ग्राना क्या होता है? ग्राना स्टोमा के अंदर सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना को ग्राना कहते हैं। ग्राना जो है
कौन से प्रतिक्रिया में मदद करता है? ग्राना प्रकाशीय प्रतिक्रिया में मदद करता है। और ग्राना के समूह को क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। एक हरित लौह में कितने ग्रैनम पाए जाते हैं? तो एक हरित लौह में 40 से 60 ग्रैनम पाए जाते हैं। और दो ग्रैनम आपस में जिस चपटी नालियां से जुड़ी हुई रहती है उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? उस नली को स्टोमा लैमली या पटलिकाएं कहा जाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग आगे समझते हैं जो नेक्स्ट बताया गया था। जो नेक्स्ट क्या बताया गया था देखिए हम लोग यहाँ पास अंतर्ग्राना, स्टोमा लैमली ये सब सीख लिए हैं। थाइलैक्वाइड झिल्ली क्या होता है तो आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और दोहरी झिल्ली में हम लोग लिख सकते हैं। ए क्या करता है? ए खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। खाद्य पदार्थों के परिवहन कहने का मतलब है कोई ऐसा चीज है जो एक हरित लवक से दूसरे हरित लवक को जरूरत होगा तो जो जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? तो दोहरी झिल्ली के द्वारा जाएगा। जैसे एक हरित लवक यहाँ पास है और एक हरित लवक यहाँ पास है, इससे इसमें कुछ पदार्थ को जाना है तो किस झिल्ली के द्वारा जाएगा? दोहरी झिल्ली। और इसमें से कुछ पदार्थ यहाँ पास आना है, कुछ सबस्टांस यहाँ पास आना है तो किसके द्वारा जाएगा? ये जो जाता है दोहरी झिल्ली के द्वारा जाता है। इस बात को याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है, इसमें यह अर्धपारागम्य होता है। अर्धपारागम्य, अर्धपारागम्य कहने का मतलब क्या है भैया? अर्धपारागम्य कहने का मतलब है इस सारे चीज को यहां से यहां नहीं ले जाने देता है, कुछ ही सबस्टांस को ले जाने देता है और सबको ले जाने देता ऐसा नहीं होता है। जैसे कि छोटे छोटे अणु जो है वो चल जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, खनिज हो गया, ये एक हरित लवक से दूसरे हरित लवक में दोहरी झिल्ली के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े पदार्थ नहीं ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अर्धपारागम्य। अर्धपारागम्य दोहरी झिल्ली को बोला जाता है अर्धपारागम्य। स्टोमा क्लियर है? हरित लौह में पाई जाने वाली तरल पदार्थ को स्टोमा कहते हैं। हरित लौह में पाई जाने वाली जो खाली जगह होता है उसी को स्टोमा कहते हैं। इस स्टोमा में तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। ये जो तरल पदार्थ है ये कैसा होता है? तरल पदार्थ कैसा होता है? तो ये तरल पदार्थ याद रखिएगा, ये तरल पदार्थ होता है पारदर्शी। कहने का मतलब है सॉरी, तरल पदार्थ पारदर्शी नहीं होता है, रंगहीन होता है। ये तरल पदार्थ कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई कलर फिक्स नहीं होता है। ठीक है। स्टोमा में कौन सी प्रतिक्रिया होता है? तो अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद से ग्राना, ग्राना क्या होता है? सिक्कों की तरह सजी हुई संरचना को ग्राना कहते हैं। इसमें कौन सी प्रतिक्रिया होता है? प्रकाशीय प्रतिक्रिया। ग्राना के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रैनम कहा जाता है। एक हरित लौह में कितने ग्रैनम पाए जाते हैं? 40 से 60। स्टोमा लैमली, स्टोमा पटलिकाएं क्या है? दो ग्राना को आपस में जोड़ने वाली चपटी नालियां को क्या कहते हैं? स्टोमा लैमली कहा जाता है। ये जो चपटी नालियां हैं इसको बोलते हैं स्टोमा लैमली। ये दो ग्राना को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद आता है थाइलैक्वाइड झिल्ली। उसके बाद कौन सी झिल्ली आती है? थाइलैक्वाइड झिल्ली। कितना नंबर हो जाएगा थाइलैक्वाइड झिल्ली? हम लोग स्टोमा लैमली चौथा पे सीखे थे, तो 5वां नंबर जो हो जाएगा उसको बोलते हैं थाइलैक्वाइड झिल्ली। थाइलैक्वाइड झिल्ली, आइए समझते हैं झिल्ली क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है थाइलैक्वाइड झिल्ली ना। इसी झिल्ली के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। इसी झिल्ली में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। हम लोग को बचपन में सिखा दिया कि पत्ती में खाना बनता है, पत्ती में इतना सारा क्रिया हो रहा है, इतना सारा संरचनाएं होती है, तब जाके पत्ती में खाना बनता है। क्लियर है सबको? इसके ऊपर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बचपन में क्या सिखाएगा? पत्तों का रंग हरा दिखता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल से पहले कई सारे चीज होते हैं। क्लोरोफिल से रहता है कौन सा ऊतक? पढ़ाए हम पहले, स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा कहने का मतलब स्पंजी मृदु ऊतक और स्तंभाकार मृदु ऊतक। उस स्तंभाकार मृदु ऊतक में मेसोफिल की कोशिका और सुमेसोफिल की कोशिका के अंदर हरित लवक और हरित लवक में के अंदर ग्राना और ग्राना के ऊपर ही झिल्ली रहता है और इस झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। इतना बड़ा होता है। इस सब को एकदम स्टेज वाइज डायग्राम बना के समझा देंगे कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पहले समझते हैं थाइलैक्वाइड झिल्ली क्या होता है। तो अभी याद बताइए इसका नाम क्या है? अभी तो बताए थे, इसका नाम होता है ग्राना। ग्राना सिक्कों की तरह होता है। ये क्या होता है? ग्राना। और इसके चारों ओर
और इसके चारों ओर, इस ग्राना के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइट। थाइलाक्वाइट्स, झिल्ली, झिल्ली। क्लियर है सबको? थाइलाक्वाइट झिल्ली क्या होता है? ग्राना के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को थाइलाक्वाइट झिल्ली कहते हैं। ग्राना के चारों ओर, चारों ओर उपस्थित झिल्ली को, उपस्थित झिल्ली को क्या कहा जाता है? ग्राना के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को थाइलाक्वाइट झिल्ली कहते हैं। क्लियर है सबको? ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर है सबको? इस झिल्ली के ऊपर, इस झिल्ली के ऊपर, ये जो झिल्ली है इसके ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं। कण, ऐसे कण रहता है, ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे। इस पार्टिकल को हम लोग, इस झिल्ली के ऊपर कण पाए जाते हैं, कण। और इस कण का जो नाम होता है, इस कण को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, या इसी का नाम होता है पर्णहरित। क्लोरोफिल के हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। या ये कण है इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्रकाश संश्लेषी रंग कण। प्रकाश संश्लेषी रंग कण, रंग कण, प्रकाश को संश्लेषित करने वाला रंग कण। रंग कहने का मतलब इसका रंग जो होता है हरा होता है, इसलिए पत्ती हरा नजर आता है। ठीक है, ये जो कण है इसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषी रंग कण, क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो बताइए थाइलाक्वाइट झिल्ली क्या होता है? ग्राना के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को थाइलाक्वाइट झिल्ली कहते हैं। ये थाइलाक्वाइट झिल्ली के ऊपर कण पाए जाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषी रंग कण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी रंग कण कहने का मतलब है प्रकाश को संश्लेषित करने वाला रंग कण। क्लियर है सबको? या इसी का एक और नाम होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित। ये नाम से तो सभी लोग परिचित होंगे क्लोरोफिल, लेकिन इसी को पर्णहरित भी बोलते हैं और प्रकाश संश्लेषी रंग कण भी कहा जाता है। क्लियर है सबको? एक क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी रंग कण और क्लोरोफिल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी रंग कण या क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। एंड सेकेंड पार्ट को बोलते हैं क्लोरोफिल, इस शॉर्ट में लिखा गया है, इसको क्लोरोफिल समझना है, क्लोरोफिल बी, हम पूरा बोल दे रहे हैं। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल सी। आगे तो पता होगा चौथा क्या होगा, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। ये 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी रंग कण होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी रंग कण होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ये सारे क्लोरोफिल प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सारे क्लोरोफिल अलग अलग रंग को अवशोषित करता है। जैसे कि अगर क्लोरोफिल ए का बात किया जाए तो क्लोरोफिल ए जो है ये लाल रंग को अवशोषित करने का कार्य करता है। लाल रंग को अवशोषित, प्रकाश से लाल रंग को कौन अवशोषित करेगा? बताइए। प्रकाश से लाल रंग को जो अवशोषित करने वाला होता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, सॉरी क्लोरोफिल ई नहीं बल्कि ए, ई नहीं ए है क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसमें कितने प्रकार से रंग कण पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। क्लोरोफिल ए ये क्या करता है? लाल रंग को अवशोषित करता है। प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसमें से लाल रंग को जो अवशोषित करता है वो कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल ए। और इसी लाल रंग को अवशोषित करके सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो कोई पूछेगा किस प्रकाश संश्लेषी रंग कण से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलते हैं? तो क्लोरोफिल ए। किस रंग से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है? तो लाल रंग से मिलता है। और लाल रंग में को कौन सा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल ए। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? क्लोरोफिल ए देता है। क्लियर है सबको? और साथ ही साथ ये लाल रंग के साथ साथ कुछ नीला रंग का भी अवशोषण करता है। नीला रंग, नीला रंग से एक कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कम ऊर्जा। नीला रंग को जो अवशोषित किया है उससे कम ऊर्जा बना है। तो ये हमारा हो गया हरित लवक का थाइलाक्वाइट झिल्ली।
ग्राना के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को थाइलैकोइड झिल्ली कहते हैं। थाइलैकोइड झिल्ली के ऊपर कण पाए जाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषी रंकन कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी रंकन को क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहा जाता है। 4 प्रकार के होते हैं प्रकाश संश्लेषी रंकन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए जो है से लाल रंग की किरण को अवशोषित करता है और सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। साथ ही साथ लाल रंग के साथ साथ कुछ नीला रंग को भी अवशोषित करता है जो कम मात्रा में ऊर्जा देता है। ये सब का क्या काम होता है नहीं पढ़ना, ये सब का क्या काम होता है। नीट उठ के तैयारी करेगा तब समझाया जाएगा इस सबके क्या काम होता है। अभी उतना नहीं डिटेल में जाना है। क्लियर है सबको यहाँ तक। ये हरित लौह का संरचना खत्म हुआ। अच्छा एक और संरचना तो बच ही रहा है भैया, एक और संरचना बताए थे आप जिसको बोले थे आप नंबर दिवाए थे यहाँ पास, क्लोरोफिल, थाइलैकोइड झिल्ली या क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषी रंकन, ये सबको वही में कंप्लीट कर दिए। देखिए यहाँ पास सब यही में कंप्लीट हो गया है, थाइलैकोइड झिल्ली में कंप्लीट हो गया। अगर अलग से पढ़ना है कि क्लोरोफिल क्या होता है और प्रकाश संश्लेषी रंकन क्या होते हैं तो पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ना है। क्लोरोफिल का क्या उपयोग करता है पेड़ पौधा, कैसा उपयोग करता है, सब चीज पढ़ाया जाएगा। अभी हम हरित लौह की संरचना पढ़ा रहे हैं तो हरित लौह की संरचना में इतना कुछ बताया गया है। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए हरित लौह की संरचना में। आइए इस हरित लौह की संरचना को, पूरी संरचना को एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हरित लौह का संरचना क्या होता है, ये देखिए ये हमारे सामने हरित लौह का संरचना है। क्लियर है सबको, ये हरित लौह का संरचना है। इस हरित लौह के बताए थे चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, 2 झिल्ली रहता है, एक झिल्ली नहीं रहता, 2 झिल्ली। देखिए 2 झिल्ली में सबसे पहला झिल्ली होता है आउटर मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। और बाह्य झिल्ली के अंदर ये देखिए ए जो दिख रहा है बाह्य झिल्ली के अंदर, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, झिल्ली। और बताए थे सिक्को, इसके अंदर जो खाली जगह होता है, जो खाली जगह, जो स्पेस दिख रहा है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ऐसे फिगर में लिखा हुआ नहीं है, स्ट्रोमा लिख दिए हम बोर्ड पे यहाँ पास, स्ट्रोमा। ये जो खाली जगह दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है इसके अंदर, ये सारे खाली जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा। और देखिए सिक्को की तरह सजी हुई संरचना, सिक्को की तरह सजी हुई संरचना है कि नहीं है, ये देखिए पूरा यहाँ से सिक्को की तरह सजी हुई संरचना है। इस सिक्को की तरह सजी हुई संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्राना। और एक भाग को ग्राना बोलते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये पूरा भाग जो कहलाता है, ग्राना के समूह जब मिल जाते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं ग्रैनम। अभी तो बताए थे हम ग्रैनम, ग्राना। ये जो एक अगर यहां से निकाला जाए, एक सिक्का निकाला जाए तो उसका नाम होगा ग्राना, और जब इस सिक्कों का समूह बन जाएगा तो उसका नाम हो जाता है ग्रैनम। क्लियर है सबको, एक ग्रैनम हो गया। और थाइलैकोइड, इस ग्राना के ऊपर ये जो झिल्लियां है, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलैकोइड झिल्ली बोलते हैं। और एक ग्राना से दूसरे ग्राना को जोड़ने वाले आपस में झिल्ली को क्या बोलते हैं, एक ग्राना से दूसरे ग्राना को जोड़ने वाली झिल्ली को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पास स्ट्रोमा लैमेली। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, दोनों झिल्ली के बीच में कुछ खाली जगह होती है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आंतरिक, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच के खाली जगह को बोला जाता है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक जगह के बीच के खाली जगह को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये सारा चीज हो गया। और इस ग्राना को अगर कट करते हैं तो ल्यूमेन एक संरचना दिखता है, उतना नहीं पढ़ना है हम लोग को, उतना डिटेल में नहीं जानना है। अभी जितना हम बढ़ाए हैं उतना काफी है, हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। किसी को दिक्कत है हरित लौह की संरचना में? आइए अब हम लोग सीखते हैं अच्छे से कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान, किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान हम लोग सीखने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है आखिर प्रकाश संश्लेषण? तो सबसे पहला बात, प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होता है, पत्ती नाम की संरचना से। क्लियर है सबको, इस पत्ती नाम के संरचना के अंदर, इस पत्ती की संरचना जब पढ़ाए थे तो पत्ती नाम की संरचना के अंदर क्या पाया गया था, एक उत्तक पाया गया था। एक उत्तक, जिस टिश्यू का नाम क्या था, एक उत्तक, ये उत्तक का जो नाम था उसको बोले थे स्तंभाकार, स्तंभाकार या स्पंजी पैरेन्काइमा।
स्तंभाकार या स्पंजी पैरेन्काइमा। एक किस प्रकार के सेल से बने थे? किस प्रकार के सेल से बने थे? तो ये जो बने थे वो बने थे मीजोफिल की कोशिका से बना था। मीजोफिल की कोशिका। ये स्तंभाकार या स्पंजी पैरेन्काइमा एक प्रकार का उत्तक है। 21 पर जब उत्तक है तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। तो किस प्रकार की कोशिकाओं का समूह है? तो ये जो है मीजोफिल की कोशिकाओं का समूह है। क्लियर है सबको? और इस मीजोफिल की कोशिका के अंदर, इसके अंदर एक कोशिकांग पाए गए थे। कहने का मतलब है कोशिका के अंग। एक कोशिकांग पाया गया था, कहने का मतलब है कोशिका के अंग, जिसका नाम था हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है सबको? ये हरित लवक के अंदर क्या था? बोले, इस हरित लवक के अंदर था ग्राना। ग्राना। और ग्राना के ऊपर कौन सी झिल्ली था? तो ग्राना के ऊपर था थाइलाक्वाइड झिल्ली। इसको और इधर से लिख देते हैं थोड़ा सा, थाइलाक्वाइड झिल्ली। थाइलाक्वाइड झिल्ली। झिल्ली क्लियर है सबको? इस थाइलाक्वाइड झिल्ली के ऊपर क्या पाए गए थे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, या इसी का नाम था क्या? पर्णहरित। हिंदी में बोलते हैं इसको पर्णहरित। पर्णहरित। और इसी पर्णहरित में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है सबको? और हरित लवक में ग्राना, ये प्रकाशीय प्रतिक्रिया, एक और इसका भाई था जिसका नाम था स्ट्रोमा, ये भी मदद किया था। ये अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में मदद करता है। दोनों मदद करते हैं। क्लियर है सबको? तो प्रकाश संश्लेषण का कहाँ स्थान होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है पत्ती के स्तंभाकार पैरेन्काइमा को उत्तक के अंदर, मेसोफिल की कोशिकाओं के अंदर, हरित लवक में। हरित लवक में कहा? तो ग्राना ऑस्टोमा में। ग्राना ऑस्टोमा में भी कहा? तो ग्राना के थाइलाक्वाइड झिल्ली के ऊपर क्लोरोफिल नामक रंकन के कारण कौन सा क्रिया होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान यहाँ होता है। सबसे पहला स्थान कहाँ है प्रकाश संश्लेषण का? तो पत्ती। अगर पत्ती से भी अंदर जाया जाए तो स्तंभाकार या स्पंजी पैरेन्काइमा नामक उत्तक में होता है। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का किस उत्तक में संपन्न होता है? तो बताना है स्तंभाकार या स्पंजी पैरेन्काइमा में। किस कोशिका में संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो बताना है मेसोफिल की कोशिका में। और मेसोफिल की कोशिका के अंदर किस कोशिकांग में संपन्न होता है? तो बताना है हरित लवक। हरित लवक में भी कौन से कोशिकांग में संपन्न होता है? हरित लवक के अंदर भी ऐसा कौन सा पार्ट है जहां संपन्न होता है? तो ग्राना और स्टोमा। क्लियर है सबको? ग्राना पे भी कहा? तो थाइलाक्वाइड झिल्ली, क्लोरोफिल, ये सारी क्रियाएं के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण का यह स्थान होता है। ऐसे ऐसे जगह पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था? पत्ती के अंदर कौन सा उत्तक में? तो पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा या स्तंभाकार पैरेन्काइमा में। कौन से सेल के अंदर? तो मेसोफिल की कोशिका के अंदर। मेसोफिल की कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग में? हरित लवक की कोशिकांग में। हरित लवक की कोशिकांग के अंदर कौन से पार्ट में? ग्राना और स्टोमा में। ग्राना में कैसा हुआ था? प्रकाशीय। स्टोमा में कैसा हुआ था? अप्रकाशीय। और ग्राना में प्रकाशीय जो हुआ, तो ग्राना में प्रकाशीय हुआ तो किस झिल्ली के ऊपर हुआ? तो थाइलाक्वाइड झिल्ली के प्रकाश संश्लेषी रंकन नामक कण पे संपन्न हुआ है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। जो हम लोग सीखे हैं, प्रकाश संश्लेषण के स्थान के लिए कितने स्ट्रक्चर सिखाने के लिए बोले थे? 2। पत्ती की संरचना को डिटेल में बताया गया और हरित लवक की संरचना को डिटेल में बताया गया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक पदार्थ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ या प्रकाश संश्लेषण के लिए लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए
आवश्यक पदार्थ। कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? क्लियर है सबको? तो दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होते हैं। सबसे पहला पदार्थ को बोलते हैं बाह्य पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाहर से मदद करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और दूसरा को बोला जाता है आंतरिक पदार्थ। आंतरिक पदार्थ, आंतरिक क लिखा है ना। बाह्य पदार्थ में कौन कौन से होते हैं ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मदद करता है? जल, और क्या मदद करता है? खनिज। जल के साथ साथ कुछ खनिज भी आते हैं। और क्या मदद करता है? H2O। H2O बोले तो जल। और क्या मदद करता है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। ये सारे चीज बाह्य पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और आंतरिक पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? सोच के बताइए आंतरिक पदार्थ में क्या क्या। हम फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। पत्ती के अंदर कौन सा ऊतक? स्पंजी या स्तंभाकार पैरेन्काइमा। स्तंभाकार पैरेन्काइमा। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि बार बार याद रहेगा, बार बार डायग्राम इसलिए बना रहे हैं। ये उत्तक हो गया आपका। और कौन सी कोशिका में होता है ये संपन्न? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। अगर कोशिका का बात करेगा तो मेसोफिल की कोशिका। ये सब आंतरिक कारक होते हैं। मेसोफिल की कोशिका। और मेसोफिल की कोशिका का अगर बात किया जाए तो कहाँ होता है? तो हरित लवक में। और हरित लवक का भी बात किया जाए तो कहाँ? हरित लवक के किस भाग में? तो हरित लवक के ग्राना और स्टोमा में। ग्राना और स्टोमा में। ग्राना और स्टोमा में अगर ग्राना का बात किया जाए तो कौन से झिल्ली? थाइलाक्वाइड झिल्ली। थाइलाक्वाइड झिल्ली। और थाइलाक्वाइड झिल्ली के ऊपर भी बात किया जाए तो कौन सा कण? इसके ऊपर जो होते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं आंतरिक पदार्थ। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कहा जाता है आंतरिक पदार्थ। ये सारे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर है सबको? बाह्य पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, सॉरी जल दो बार लिखा गया है यहाँ पास, ये नहीं होगा। जल, खनिज ऊपर लिख दिए, फिर से लिख दिए यहाँ पास। सूर्य के प्रकाश से। तीन चीज होते हैं जो बाह्य पदार्थ के लिए आवश्यक होते हैं। और आंतरिक पदार्थ के लिए कौन कौन? तो पत्ती में याद रखने का क्लोरोफिल। एक ये दोनों के बीच का पार्ट इतना सारा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ है। कैसे प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं अगला क्लास में हम बताएंगे कैसे प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। आखिर बाह्य पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका निभाता है? जल प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका निभाता है? सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका निभाता है? ये क्लोरोफिल क्या प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं? ये सब अगला क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। सभी को अच्छा से समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। एंड थैंक्स।